हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल विकास की गति। ऑप्शन क्या दे रखा है? एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। देखिए, जो बाल विकास की गति होती है कभी भी एक समान नहीं होती है, ठीक है। हर बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे 8 से 9 महीने में चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, ठीक है। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि चलने बोलने में 1.5 से 2 साल तक का समय ले लेते हैं। तो क्या विकास की गति सभी में एक समान होती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, अलग अलग होती है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है। इसके अलावा मानकीय यानी कि एक ही तरीके से होता है, तो ये भी गलत है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। और विकास क्या होता है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक क्रम अनुसार चलने वाली प्रक्रिया। अव्यवस्थित नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहले जब जन्म लेता है उसके बाद में बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, ठीक है। उसके बाद में खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या? एक व्यवस्थित प्रक्रिया, क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होती। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखी है। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। देखिए, ये बात यहाँ तक सही दे रखी है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। बट यहाँ पर गलत दे रखा है कि विकास अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित नहीं होता है, सिक्वेंस में, ठीक है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें, एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। देखिए, फिर से यहाँ पर एक समान दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विकास हर बच्चे में अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। हर बच्चे में क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे बच्चों से अलग होता है। जो सीखने, समझने, जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो बच्चे की ग्रोथ होती है, ये भी बच्चे की दूसरे बच्चों से अलग होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्या होता है? क्रमानुसार यानी कि क्रम में चलती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है? शिशुआवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था। देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, बच्चे के शारीरिक विकास का, तो इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है? जब बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करे, जैसे जब बच्चा चलता है, दौड़ता है, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे रोते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? अपना हाथ पैर पूरा पटकते हैं। तो वहाँ पर भी वो किसका यूज करते हैं? अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी जिसमें वो अपनी बड़ी मसल्स का यूज करें, पूरी की पूरी अपने हाथों की मसल्स का यूज करें, पूरी की पूरी अपने पैरों की मसल्स का यूज करें। ये होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल। एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन का मतलब ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ये क्या होता है? जब बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी जो छोटी छोटी मसल्स है, जो फिंगर्स है, उनका यूज करके किसी कार्य को करे, जैसे कि ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुछ लिखना, ठीक है, आंखों में काजल लगाना, ये सारी एक्टिविटी जो है आप कैसे कर पाएंगे? अपने फिंगर्स का यूज करके ही कर पाएंगे। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। तो देखिए, अगर हम शिशुआवस्था की बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। अब जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होगा, ये थोड़ी ना कोई चीज़ लिख पाएगा, ठीक है, ये थोड़ी ना आंखों में काजल लगा पाएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो सबसे ज़्यादा यूज करता है वो अपनी बड़ी मसल्स को ही यूज करता है। जैसे कि बच्चा अगर रोता भी है तो अपने पूरे के पूरे अपने हाथ पैर को पटकता है, ठीक है, तो वहाँ पर बड़ी मसल्स का यूज करता है। इसके अलावा अगर बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ने भी जा रहा है तो वहाँ पर अपने पूरे के पूरे हाथों का यूज करता है। तो वहाँ पर भी बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का ही यूज करता है। अभी उसके अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो विकसित ही नहीं हो पाती उतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी कि मान लीजिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है। तो इसमें जो बच्चा होता है थोड़ा थोड़ा पेन पकड़ना स्टार्ट करता है, जो पेंसिल होती है उसको पकड़ना स्टार्ट करता है ना। तो धीरे धीरे जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो विकसित होती है। तो पहले जो बच्चे के अंदर डेवलप होता है वो उसकी ग्रॉस मोटर्स यानी कि बड़ी जो मसल्स होती है उस पर बच्चे का कंट्रोल आता है। बाद में जो छोटी छोटी मसल्स होती है इस पर बच्चा अपना कंट्रोल करना सीखता है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा था कि किस उम्र में बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करते हैं? तो शिशुअवस्था में। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बाकी के ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो बच्चा होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था में, यहाँ पर बच्चा फाइन मोटर स्किल्स का भी यूज कर लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोज़मर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए जब भी सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखने की बात आए, इसके साथ साथ अंतःक्रिया की बात आए, ठीक है, तो सिंपल सा समझिए कि यहाँ पर सामाजिकरण की बात हो रही है, क्योंकि आप जब समाज में इंटरेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, सामाजिकरण ही होगा, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रोज़मर्रा की अंतःक्रिया में सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, ये क्या कहलाती है, तो ये सामाजिकरण ही कहलाएगी, सोशलाइजेशन ही कराएगी, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सृजनात्मक आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसकी यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर सिंपल सा सामाजिकरण की बात हो रही है। ठीक है, संवर्धन भी यहाँ पर नहीं होगा। स्थगित अनुकरण यानी कि जो विलंबित अनुकरण होता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग जन्म से लेकर के 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ये स्थगित अनुकरण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो मम्मी होती हैं कभी कभी लिपस्टिक वगैरह लगा देती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका देख करके वो भी अपना ऐसे पूरा चेहरे पर लिपस्टिक वगैरह लगा करके बैठ जाते हैं, या फिर काजल मम्मी को लगाते हुए देख ले तो वो भी अपना पूरा फेस पे लगा कर बैठ जाते हैं। सेविंग करते हुए अपने पापा को देख लिया तो वो भी अपना मतलब स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बच्चा अभी अनुकरण कर नहीं पाता है, ठीक है, बट अनुकरण करने की कोशिश करता है, जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है। तो ये होता है आपका विलंबित अनुकरण, जिसकी बात जीन प्याजे कहते हैं, और जो इनकी पहले वाला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसी में बच्चा ये चीज़ करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। देखिए जो जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने इनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, पहले जो इनकी अवस्था हो जाएगी वो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोग को अभी बताया था। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसका नाम ये इंद्रियगामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था है। इसमें जो बच्चे के 5 सेंसेस होते हैं, बच्चा उनका यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा डिफर्ड इमिटेशन करता है, यानी कि विलंबित अनुकरण करता है। अभी वो नकल कर नहीं पाता है बट नकल करने की कोशिश करता है, जिस तरीके के उसके पेरेंट्स मतलब कोई भी चीज़ करते हैं या फिर उसके जो है घर में कोई चीज़ हो रही है तो उसको देख करके बच्चा अनुकरण करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो इनकी दूसरी वाली स्टेज है, इसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। अब देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा एनिमिज्म करता है, यानी कि जीववादी थिंकिंग रखता है, वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। ठीक है, जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा होता है, कभी कभी अगर गिर भी जाता है, इसको चोट भी लग जाती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ से बच्चे को चोट लगती है ना, वहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को पीट देते हैं, है ना। तो बच्चे को बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि लगता है कि इस चीज़ से हमको चोट लगी तो मम्मी ने उसको भी चोट दे दी। ठीक है, यानी उसको भी चोट लग गया, तो बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव यहाँ पर मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा था क्वेश्चन में कि एक बच्ची जो कि मानती है कार सजीव है, ठीक है, क्योंकि वो चल रही है, बल्कि जो कार है वो तो क्या है, निर्जीव है, बट बच्चा यहाँ पर क्या मान रहा है कि कार भी सजीव है क्योंकि वो चल रही है ना। तो यहाँ पर बच्चा किस तरीके की सोच को प्रदर्शित कर रहा है, एनिमिस्ट थिंकिंग, यानी कि जीववादी सोच। इसमें यही होता है कि जो बच्चा होता है वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा होता है, यानी प्याजे के सेकंड वाले स्टेज में होता है। और जो तीसरी इनकी स्टेज है वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा समझ जाता है कि कौन सी चीज़ निर्जीव है और कौन सी चीज़ सजीव है। इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है, 7 से लेकर के 11 साल तक का हो जाता है। और जो लास्ट वाले स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंट्राइजेशन की बात करें, केंद्रीकरण की बात करें, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। इन रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो समझ जाता है कि बर्फ़ पानी भी बन जाता है और पानी बर्फ़ भी बन सकता है। ये जो थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर 7 से 11 साल में आती है, यानी कि प्याजे की 3rd स्टेज में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। क्रमबद्धता यानी कि जो सीरिएशन होता है, बच्चा चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित कर पाता है, ये भी प्याजे की 3rd स्टेज में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो यहाँ पर सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि ZPD की बात हो रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता है, यानी कि आप जो है अभी जो आपका सीटेट का एग्जाम है इसमें खुद से, ठीक है, 50 से 60 नंबर तक ला पा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी एफर्ट के। बट यहाँ पर जब आपने टीचर की हेल्प ली या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, किसी बुक को फॉलो किया, ठीक है, तो जो आपके नंबर है वो बढ़ के कितने हो गए, यहाँ पर 90 से 120 के बीच में हो गए, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस की, ठीक है। और जो ये बुक या फिर जो यूट्यूब चैनल है ये क्या कर रहा है, आपको स्केप होल्डिंग दे रहा है, यानी कि जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से आपके 50 से 60 ही नंबर आ रहे थे, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या किया गया, थोड़ा सा स्केप होल्डिंग प्रोवाइड किया गया, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड किया गया। ऐसा तो है नहीं कि जो टीचर है वही जा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे, क्वेश्चन तो आप ही सॉल्व करके आएंगे, ठीक है, बट जो टीचर है वो क्या कर रहा है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सहयोग दे रहा है, हेल्प कर रहा है चीज़ों को सीखने में। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी उसको थोड़ा सा ईजी वे में बता रहा है। तो जो टीचर है वो किसका काम कर रहा है, स्केप होल्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि पाठ प्रदान करने का काम कर रहा है। ये होता है ये टेम्परेरी हेल्प, जैसे कि जब बच्चा स्टार्टिंग में साइकिल सीख रहा होता है तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के हल्का सा पीछे से साइकिल को पकड़ के रखते हैं ताकि बच्चा गिरे ना। तो पेरेंट्स वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे को स्केप होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आजीवन पकड़ के ही रखते हैं पीछे से, है ना। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो पेरेंट्स अपना हाथ हटा लेते हैं वहाँ से, बच्चा खुद ही साइकिल चलाता है ना। तो यही होता है टेम्परेरी हेल्प, यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बता रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आपका एग्जाम दे करके आऊँगी, आप एग्जाम खुद देंगे, ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड करूँ, स्केप होल्डिंग प्रोवाइड करूँ, थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो यही आपका होता है स्केप होल्डिंग, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो आपकी क्षमता होती है और जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पर या फिर थोड़ी सी किसी की हेल्प लेने पर, ठीक है, ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और एक इसके देखिए जो बाहर वाला क्षेत्र है, यानी ऐसा तो है नहीं कि आप CDP पढ़ के UPSC का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, CDP का एक दायरा होगा कि इसी के अंदर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। तो इसके बाहर आप चीज़ों को नहीं सीखते, इसके अंदर जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है इसी के अंदर ही आपको स्केप होल्डिंग प्रोवाइड की जा सकती है, इसके बाहर नहीं, है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और स्केप होल्डिंग प्रोवाइड कौन करता है, तो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो होता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है किसी फील्ड में, वही तो आपको स्केप होल्डिंग दे पाएगा, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने 3 वर्ड आप लोग को यहाँ पर बताया, ZPD क्या होता है, स्केप होल्डिंग क्या होता है और मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, यानी कि MKO क्या होता है, ठीक है। हालांकि मैंने लेव वाइगोस्की की थ्योरी क्लासेस करा रखी है, उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा लेव वाइगोस्की से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। स्केप होल्डिंग यहाँ पर आप लोग समझे, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, ठीक है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है, तो स्केप होल्डिंग का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, पाड़ का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ZPD होता है, इस पर पहुँचने के लिए, ठीक है, जब भी बच्चों को हेल्प मदद प्रोवाइड करने की बात की जाए तो वहाँ पर आपका स्केप होल्डिंग ही होगा, ठीक है। सिंपल सा एक पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कंडीशनिंग की बात लेव वाइगोस्की करते ही नहीं है, ठीक है, अनुकरण की बात करेंगे ही नहीं, एडॉप्टेशन की ये बात करेंगे ही नहीं, तो भी आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, है ना। तो भी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास, देखिए यहाँ पर भी आपका लेव वाइगोस्की से ही क्वेश्चन पूछ रखा था और यहाँ पर भी। तो जो लेव वाइगोस्की, जो जीन प्याजे हैं, इसके अलावा जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, हार्वर्ड गार्डनर है, ये लोग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखना व पर्याय है, ठीक है, यानी कि सीखने का पर्याय, यानी कि सिनोनिम्स विथ लर्निंग। देखिए जो सीखना होता है, ठीक है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, ये दोनों अलग प्रक्रिया होती है, ठीक है, एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। तो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है, देखिए जो हमारा लर्निंग है ना, ये हमारे डेवलपमेंट से अलग नहीं हो सकता, इंटर रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये भी बात गलत हो जाएगा।
पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो आपका डेवलपमेंट होता है, आप जिस तरीके की संस्कृति में रहेंगे, जिस तरीके के समाज में रहेंगे, उसी तरीके का आपका विकास भी होगा। कुछ संस्कृति में कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, ठीक है, बट वही चीज़ें आपकी संस्कृति में सही भी हो सकती हैं। तो आप जिस संस्कृति में रहेंगे उसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, है ना, उसी तरीके से बिहेव भी करेंगे। तो यहाँ पर जो संस्कृति होती है, जो आपका समाज होता है, ये आपके विकास को प्रभावित करता है। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस की, ठीक है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत, तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो आपका डेवलपमेंट है तभी अच्छी तरीके से हो जाएगा जब आप समाज में रहें, ठीक है। ऐसा जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, इसको कि आपने कभी समाज से इंटरेक्ट होने ही नहीं दिया, तो क्या उसका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा द जंगल बुक, ठीक है, उसमें जो मोगली था फिर वो जंगल में रहता था, है ना, तो जंगल की ही लैंग्वेज में बात करता था, तो क्या उसका विकास, ठीक है, ह्यूमन की तरह हो पाएगा? नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पर आप जिस तरीके के समाज में रहेंगे, जिस तरीके की लैंग्वेज आप मतलब आपके आसपास बोली जाएगी, ठीक है, जिस तरीके की संस्कृति में आप रहेंगे उन्हीं चीज़ों को आप सीख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चा जिस तरीके के समाज में रहता है, जिस तरीके की संस्कृति में रहता है, जिस तरीके की आसपास उसके लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चा उन्हीं चीज़ों को सीख जाता है, उसी तरीके का उसका विकास भी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। ये तो बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, तो ये तो अनुरूप है, ठीक है। जो स्कूल का परिवेश है बच्चों के अनुरूप हम बताएं, है ना, बच्चा जो सीखने के लिए स्वतंत्र हो, वहाँ पर अपने क्वेश्चनों को रख सके, तो ये बात बिल्कुल सही है। भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी हम जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का उसको भय युक्त बनाएं, ठीक है, बच्चा वहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपने क्वेश्चनों को रख पाए, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति जो वो कहना चाहता है उसको कह पाए, ठीक है, तो ये भी बात सही है। ये भी आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या रखा है, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। बिल्कुल सही बात है, अनुशासन बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कह दिया कि बच्चे अगर आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, आपने शोरगुल किया तो आपको बहुत पिटाई करेंगे, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें करनी ही नहीं है। बात कहती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अनुशासन बच्चों पर थोपना ही नहीं है। अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कराएंगे तो अनुशासन में बच्चे अपने आप ही रहते हैं, है ना, तो ये भी आपका यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना, यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही हमसे यही है कि बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तीनों तो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा इन तीनों की बात करती है, बट यहाँ पर ये डी ऑप्शन की बात नहीं करती है, ठीक है। बच्चों को निष्क्रिय नहीं मानती है, क्या मानती है, एक्टिव मानती है, सक्रिय मानती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। अब देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है, उन्हीं की थ्योरी से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, बट उनका यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है। उन्होंने कितने प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की, 8 प्रकार इंटेलिजेंस की बताया उन्होंने, ठीक है, यानी वो क्या कहते हैं जो व्यक्ति होता है उसमें विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत ही दे रखा है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। अब देखिए जो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता ये उसके अंतर्गत पाई जाएगी जो व्यक्ति तर्क जो क्षमता होती है उसके अंदर अच्छी हो, इसका जो पैटर्न को पहचान सके, इसके अंदर जो गणितीय अवधारणा है वो समझने की जो क्षमता है वो अच्छी हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता पाई जाएगी। जो नाम है वही काम है, यही बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पैटर्न, तर्क, ठीक है, या फिर गणितीय अवधारणाओं की बात ही नहीं की जा रही है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो भाषाई बुद्धिमत्ता बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है ना। ये जो व्यक्ति कहानियाँ कहते हैं, जो कविताएं कहते हैं, है ना, जो कवि सम्मेलन आपका होता है, तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनके पास लैंग्वेज, जो शब्द होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर पाए, ठीक है, या फिर उसकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी हो, जैसे जो वकील होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, किसी भी केस को तभी वो जीत पाएंगे जब उनके पास शब्द अच्छे हो, ठीक है, तर्क वितर्क वो कर पाए, है ना। तो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। हालांकि एक ही व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी बुद्धि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना।
तो यहाँ पर देखिए जो कहानियाँ सुनने, ठीक है, पढ़ने लिखने के अच्छे कौशल जिस व्यक्ति में होंगे उसके अंदर कौन बुद्धि पाई जाएगी? भाषाई बुद्धि, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, या जब भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो, तो इंटर का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक, ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में बता पाए, जैसे जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, है ना, वो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं उसके बारे में बता देंगे। तो यानी वो आपके विचार, स्वभाव, ठीक है, मनोभाव को बता पा रहे, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीत में बुद्धिमत्ता की अगर बात करें, तो जिन व्यक्तियों के पास लय, सुर, ताल का एक अच्छा संगम हो, उनके पास संगीत में बुद्धिमत्ता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सोनू निगम जी हो गए, लता मंगेशकर जी हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, है ना, इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि है? संगीत में बुद्धिमत्ता पाई जाती है। तो इन दोनों की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखा है, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, जब भी लैंग्वेज की बात हो, सोसाइटी की बात हो, कल्चर की बात हो, ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं। आप इसको SCL के थ्रू याद रखिएगा, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, इन तीनों को महत्वपूर्ण कौन मानेंगे? लेव वाइगोस्की मानेंगे। तीन चीज़ों की बात करते हैं, यानी क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बट यहीं पर पूछ सकता है कि समाज का बच्चों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो भी लेव वाइगोस्की ही हो जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भाषा के बारे में पूछ रखा है, तो लेव वाइगोस्की आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। BF स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है, अनुकरण की बात करते हैं, है ना, ये लैंग्वेज की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। हावर्ड गार्डनर के बारे में मैंने बता दिया कि ये इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इन्होंने 8 प्रकार के अलग अलग बुद्धि के बारे में बता रखा है। जीन पियाजे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे रखा है और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं। ये लैंग्वेज की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है? शिक्षकों को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो जेंडर संबंधी मुद्दे होते हैं इनको क्लासरूम में उठाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। जैसे कि हमारे क्लासरूम में अक्सर करके स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती हैं, अगर रंगोली बनाना है तो वहाँ पर लड़कियों को कहा जाता है, अगर डेस्क वगैरह सही करने तो वहाँ पर लड़कों को कहा जाता है। तो ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप थॉट ही है। रंगोली लड़का हो या फिर लड़कियों कोई भी बना सकता है ना, डेस्क वगैरह भी कोई भी सही कर सकता है, बट जो टीचर होते हैं वो जनरली यही धारणा बना करके चलते हैं कि जो लड़कियां होती है वही रंगोली वगैरह डिज़ाइन करेंगे, लड़के डेस्क वगैरह सही कर देंगे, है ना। हमारे क्लासरूम में भी अक्सर करके यही चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा देखिए बी ऑप्शन क्या रखा है? शिक्षिका का कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। तो ये बात तो यहाँ पर सही दे रखी है, बट हम बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर शायद ऑप्शन कट गया है। इस क्वेश्चन को मैं अलग से ले लूँगी, ठीक है, किसी और क्लास में, क्योंकि यहाँ पर PDF में आ नहीं पाया ये क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि आपका यही ऑप्शन सही होगा, बट हम बिना 2 ऑप्शन को देखे इस ऑप्शन को सही मान भी नहीं सकते, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं अलग से ले लूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वो कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो पाठ्यक्रम है उसका इस तरीके से पालन करें इसमें जो सभी बच्चे हैं, है ना, उनकी संस्कृति का एग्जाम्पल शिक्षक यूज करें। ऐसा नहीं किसी एक ही बच्चे की संस्कृति का एग्जाम्पल दे रहे, विभिन्न संस्कृतियों का आपका एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है क्लासरूम में, ठीक है। विभिन्न बच्चों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है, उसका यूज करके आपके बच्चे को टीच करना है, पढ़ाना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती है। देखिए जो रूढ़ियों और पूर्वाग्रह, जो पुरानी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, जैसे जो स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती हैं कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के वो काम कर सकते हैं, इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको चैलेंज करना है, इसको चुनौतियां देना है, इसको कम करना है, ठीक है, बढ़ावा नहीं देना है। तो ये तो नहीं होगा। बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाए। देखिए जो बच्चा होता है इसके लिए जो संरचनाएं बनाई जाती है ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, मानक नहीं होती है। मानक का मतलब होता है एक ही तरीके से सभी को पढ़ाना, एक ही चीज़ सभी को बताना, ठीक है। तो मानक जो वर्ड है ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है। अगर कहीं पर भी ये वर्ड देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाए। देखिए कभी भी बच्चों की कैपेसिटी के आधार पर जो उनकी
एबिलिटी है ना, जो उनकी क्षमता होती है उसके आधार पर आपको ग्रुप नहीं बनाने हैं, है ना। जो ग्रुप बनाने हैं ये आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं, यानी कि अलग अलग क्षमताओं वाले ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप आपको नहीं बनाना है, यानी कि बच्चों की योग्यता के आधार पर कभी भी उनको अलग थलग नहीं करना है। इससे जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे जो नेगेटिव वर्ड है अगर आप इनका भी यूज़ करेंगे तो भी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आप उस तक ईजिली पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस संरचनावादी शिक्षिका, ठीक है, यानी जो एक कंस्ट्रक्टिव टीचर है को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। क्या ऑप्शन ए आपका सही होगा, को केवल उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। क्या ऑप्शन बी आपका सही होगा, को संप्रत्यों के प्रतिपुष्टि के लिए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। क्या सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, को कक्षा में उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, फिर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर इस क्वेश्चन को मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिस्कस कर दूंगी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हालांकि आप सभी इसका आंसर ईजिली यहाँ पर कर पाएंगे। तो जब तक आप खुद क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी होगी। तो इसलिए अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है उसमें मैं कोशिश करूँगी हर एक क्लास में आपको एक क्वेश्चन जरूर दे दूँ, ताकि आप उसका आंसर खुद से कर पाएँ। आप मुझे भी पता चले कि जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा देखिए जो आपकी क्लासेस है उनको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कराई है। जितनी प्लेलिस्ट में आपके सीडीपी की क्लासेस है अगर आप उनको एक बार सिर्फ देख लेते हैं तो वहीं से आपको अपने एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता रखे हैं। और जिन्होंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस फॉलो की है, ठीक है, तो उनको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने आपके यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो ये जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की सीरीज है इसको आप कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्लेलिस्ट में क्लासेस है जिसमें कि आपकी जो थ्योरी वाले क्लासेस है उसमें भी मैंने वही थ्योरी डिस्कस कर रखी है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने नोट्स परचेज कर रखा है तो उनको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ अगर वो नोट्स को भी रीड कर लेते हैं और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की जो सीरीज़ है इन दोनों को कर लेते हैं तो सीडीपी में आप इजीली यहाँ पर 25+ ही स्कोर करेंगे। 25 से नीचे किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें फॉलो करिए, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स को रीड करें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। जिन्होंने